एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि जो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ उसमें कितने विद्यार्थी पास हुए। तो इसमें हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी थे और कितने पास हुए, और उसके बाद हम आज हिंदी विषय का बताएंगे। उसके बावजूद एक बार फिर से हम बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। एक बार फिर से इसको बता देते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने थे। टोटल जो फॉर्म भरे थे वह 11,21,225 लोग थे। उसमें से फीमेल और मेल की बात की जाए अलग अलग तो 4,85,578 मेल थे यानी कि लड़के, और 6,35,588 लड़कियां थी यानी फीमेल, और ट्रांसजेंडर भी 59 लोग थे, 59 लोग। तो यह पूरा मिला के 11,21,225 लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन जब आपका 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच री एग्ज़ाम हुआ, 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच, तो उसमें लगभग 40% मतलब 39% के आसपास आपके विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। समझ सकते हैं, 100 में 40 बच्चे परीक्षा छोड़ दे रहे हैं, तो केवल 60 से 61% बच्चों ने परीक्षा दिया। उसके बावजूद पिछली बार जो 4.5 लाख के आसपास था, 4.5 सवा 4 लाख के लगभग ही विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, तो इस बार उसके बावजूद 40% छोड़ने के बावजूद ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दिया। 6,84,224 लोगों ने परीक्षा दिया, जबकि 4,37,000 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी। तो यह पूरा डाटा रहा पूरा उसका, और जीआरएफ पूरे बच्चों में से जिन्होंने परीक्षा दिया सभी विषय का मिला के, सभी 83 विषय में 4,970 लोगों का जीआरएफ हुआ, 53,694 लोगों का नेट हुआ, और 1,12,070 लोगों का पीएचडी हुआ। तो यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज में जीआरएफ 0.72% लोगों का, नेट 7.8% लोगों का, और पीएचडी 16.37% लोगों का हुआ। यह तो आपका हुआ। यहाँ पे आप कैटेगरी में देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे नेट हुए। ठीक है, किस कैटेगरी में कितने बच्चे नेट हुए, यह आपका आंकड़ा यहाँ पे है, मतलब कि हिंदी का। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है। ठीक है, मुख्य जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले वीडियो में तो ओवरऑल बताए थे, और आज भी उसको हम एक बार बता दिए कितने हैं। जो नहीं उसमें देख पाए जो बच्चे, उसको जान लें कि कितने विद्यार्थी थे, कितने नेट हुए, कितने जीआरएफ हुए, कितने परसेंट हुए। अब हम बात करते हैं नेट की कैटेगरी वाइज हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, यह हिंदी सब्जेक्ट का है, अलग अलग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का कैटेगरी वाइज कितना कितना हुआ। जैसे कि जनरल कैटेगरी में 1,569 लोगों का नेट हुआ, और 132 लोगों का जेआरएफ हुआ। वहीं पीएचडी 3,513 लोगों का हुआ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 492 लोगों का नेट हुआ, 56 लोगों का जेआरएफ हुआ, जबकि 995 लोगों का पीएचडी हुआ। पीएचडी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हुए, पीएचडी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास किए गए हैं, और यह नई कैटेगरी आने से इस बार कट ऑफ पे असर पड़ा है, और कट ऑफ नेट और जेआरएफ का ज़्यादा गया है। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,196 लोग नेट हुए, 95 लोग जेआरएफ हुए, और वहीं पे 2,435 लोगों का पीएचडी हुआ। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में 705 लोग नेट हुए, 57 लोग का जीआरएफ हुआ, और पीएचडी 1,461 लोगों का हुआ। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 227 लोगों का नेट हुआ, 17 लोगों का जीआरएफ हुआ, और वहीं पे 459 लोगों का पीएचडी हुआ। तो यह कैटेगरी वाइज रहा कि हिंदी विषय में आपके कितने लोगों का हुआ, यह कैटेगरी वाइज बात रही है। ठीक है, तो अब हिंदी विषय की बात की जाए ना, तो हिंदी विषय में जो कैंडिडेट थे, जितने पूरे कैंडिडेट जो फॉर्म भरे थे वह 87,936 लोग थे। लेकिन परीक्षा में जो बैठने वालों की संख्या है वह 50,243 है। मोटी मोटा कहा जाए तो 87,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 87,936, तो 88,000 मान सकते हैं। 88,000 लोगों मोटी मोटा फॉर्म भरे थे, और 50,000 उसमें से परीक्षा दी, यानी कि 27,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। तो जो 50,000
के आसपास आपका है 50,243। तो 50,000 लोगों में कितने लोगों का नेट हुआ यह हमने आपको आंकड़ा बता दिया। यहाँ पे आपके सामने आंकड़ा बता दिया कि कितने लोगों का नेट हुआ, कितने का जेआरएफ हुआ और कितने का पीएचडी हुआ। ठीक है, पीएचडी हुआ। ठीक, यहाँ पे आप मुख्य जो 5 कैटेगरी है वहाँ पे देख सकते हैं सभी नेट, पीएचडी, जेआरएफ सभी लोग कितने हैं। एक चीज़ और, जो आपका फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाला 20-21 कैटेगरी है उसमें से आप जोड़ेंगे तो उसमें से भी 250 से 300 बच्चे आ जाएंगे, सभी मिला के, नेट, जेआरएफ, पीएचडी सभी मिला के। तो इन सब को आप देख सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं कि पूरे कितने बच्चे हुए। हालांकि कैटेगरी वाइज हमने आपको बता दिया है। पीएचडी, यह केवल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए है। जेआरएफ यानी कि जेआरएफ आपको तब मिलेगा, इसकी वैलिडिटी 3 साल है। हालांकि जो जेआरएफ है वह नेट ऑलरेडी हो गया। नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं भी फॉर्म निकलता है तो उसको भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम है। कहने का मतलब कि नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। परीक्षा का नाम नेट है, और जो टॉप के लोग होते हैं, टॉप के 1% लोग होते हैं लगभग, उनको जेआरएफ दिया जाता है, उनको जेआरएफ कैटेगरी में रखा जाता है उनके रिजल्ट में। यदि वह पीएचडी में एडमिशन लेते हैं 3 साल के अंदर, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 3 साल के अंदर एडमिशन लेते हैं, तब उन्हें जेआरएफ का लाभ मिलेगा और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी पीएचडी करते हुए। और जिनका जेआरएफ हो गया, कहीं भी एडमिशन नहीं लेते तो जेआरएफ नहीं मिलेगा, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जो उसका 38-40 हज़ार महीना उसका है। तो यह भी ध्यान रखिए। और जो जेआरएफ है तो नेट तो ऑलरेडी है, और 3 साल के अंदर एडमिशन नहीं लेता है तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वह एडमिशन की बात कर रहे हैं, एडमिशन की वैलिडिटी, लेकिन वह नेट तो है ही। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म वह कभी भी भरे, लाइफ टाइम कभी भी भरे। और नेट वाले का क्या है, नेट वाले भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, और वह भी आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप जेआरएफ वाली नहीं मिलेगी। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी 10-12 हज़ार रुपये देती है, लेकिन आमतौर पे सामान्यतः आपको कहीं पे भी स्कॉलरशिप ज़्यादातर कॉलेजों में नहीं दिया जाता। तो आप भी पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। जेआरएफ हो गए तो सबसे बड़ा है, बस वह कहा जा रहा है कि जेआरएफ का लाभ मिलेगा यदि आप 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, लेकिन डिग्री आपकी वैलिड नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम रहेगा। पीएचडी वाला बस 1 साल के लिए वैलिडिटी है। जब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 17 अक्टूबर, तो उसको आपको अगले 17 अक्टूबर 2025 तक, या फिर एनटीए जब से माने, हो सकता है कि सर्टिफिकेट डिक्लेयर से माने या फिर रिजल्ट से माने, जब से मानता है उसके 1 साल के अंदर आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं, बस आपको एडमिशन मिल जाएगा, आप पीएचडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वह आप इंट्रेंस से बचने के लिए यह दिया गया है कि आपको फिर अलग से नहीं देना होगा, जो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन के लिए इंट्रेंस लेती हैं। लेकिन वरीयता जो जेआरएफ को मिलेगी, फिर नेट को मिलेगी, उसके बाद पीएचडी वालों को मिलेगी। जहाँ कहीं भी कैंडिडेट है, कोई जेआरएफ है तो पहले जेआरएफ वालों को मिलेगा वरीयता, फिर नेट, फिर पीएचडी, तो इस प्रकार से रहेगा। और इनकी वैलिडिटी 1 साल है। 1 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो यह फिर आपका इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और फिर से आपको अगले साल परीक्षा देना होगा। ठीक है, यह इसका क्राइटेरिया है। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यह भी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य में इस बार के रिजल्ट में आपका कितना नंबर था और आपका क्या क्वालिफाई हुआ है। नेट हुआ तो नेट लिख दीजिए, जिसका नेट हुआ यानी कि उसमें लिखा आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि नेट और पीएचडी दोनों हो गया, क्योंकि सबसे ऊपर जेआरएफ है, फिर नेट है, फिर पीएचडी है। इसके बाद जिसमें जेआरएफ, जिसका जेआरएफ होगा उसमें लिखा आएगा जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी उसका तीनों हो गया, भले ही लिखा दोनों रहे क्योंकि नीचे वाला हो ही जाता है। नेट जेआरएफ पास है तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल तो है ही। और किसी में लिखा होगा तीसरी कैटेगरी में पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली का मतलब है कि बस आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आपका होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बस एलिजिबल हैं। वहाँ पे फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, उसका एंट्रेंस अब नहीं देना होगा, और वहाँ पे जो भी नियम रहता है, इंटरव्यू आपका होगा, फिर आपके मेरिट जितने भी बच्चे अप्लाई किए होंगे इंटरव्यू होगा आपका। यह इसमें से जो पीएचडी वाला है
या एंट्रेंस आप लगाएंगे, ये सब इंटरव्यू के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी, उस आधार पे सिलेक्शन होता है तब आपका एडमिशन होगा। बस आपको एलिजिबिलिटी हो गया, जैसे टेट होता है ना किसी भी स्टेट का परीक्षा टीचर के लिए, सी टेट टेट, तो यहीं आप एलिजिबल हो गए हैं। और नेट जेआरएफ जिसका हो गया वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। पीएचडी का वैलिडिटी 1 साल है, नेट जेआरएफ का लाइफ टाइम है। बस यह है कि जेआरएफ को आपको पाने के लिए, एडमिशन तो आपका जब भी हो जाए, लेकिन जेआरएफ में आपको पाने के लिए, जब भी जेआरएफ यदि आप पाना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप मिले, तो जब रिजल्ट से 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तब वह जेआरएफ का फ़ायदा मिलेगा। बाकी सब चीज़ वही है। नेट जेआरएफ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म लाइफ टाइम भर सकते हैं, यानी कि इनकी डिग्री की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। दोनों में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने के लिए 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसका फॉर्म भरने के लिए लाइफ टाइम रहेगा। तो सब एलिजिबिलिटी वाला है। ऐसा नहीं है कि नेट हो गया तो सीधे जाके भर्ती हो गए, प्रोफेसर बन गए, ऐसा नहीं है कि आपको ले लिया जाएगा। वहाँ पे भी परीक्षा होगा, क्योंकि जो नेट पास नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वहाँ पे आप परीक्षा देंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आप मेरिट लिस्ट में आएंगे, तब फिर आपको लिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में। और पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या है कि आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पे मेरिट बनेगी। हो सकता है कि इस जो आपका नेट जेआरएफ पीएचडी का नंबर है उसका 70% जोड़े, और जितना भी रहे उसका 70% जोड़े, और उसके बाद पीएचडी जितने भी अंक रहे उसका 30% जोड़े, और दोनों को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनाए। जैसा भी नियमावली आती है वह वैसा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा अंदेशा मिला है कि 70-30 का आंकड़ा रखा जा सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसी बार से तो लागू हुआ है, देखते हैं कौन सा नियम लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। साथ ही एक चीज़ और याद रखिए, कमेंट के माध्यम से हमें अपना नंबर और आपका क्या हुआ यह ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़कर आप महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी हो गया है, और जिनका नहीं भी हुआ उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वह आगे दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण मन से करते रहें। धन्यवाद।